औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for joining special pathology prep webinar with Educator 360. I'm your host Mohammad Zarwan Pir, and I'm also the founder and CEO of Educator 360. तो बेसिकली ये जो वेबिनार हमने रखा है, इसका मेन जो मकसद था वो ये था कि बहुत सारे बच्चों को ये जो स्पेशल पैथोलॉजी है इसमें मॉर्फोलॉजीज याद करने में, इसके अंदर इनको जो है मेमोराइज करने में, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने में, जो एससीक्यूज हैं वो अटेम्प्ट करने के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। और स्पेशल पैथोलॉजी एक सब्जेक्ट थोड़ा सा इस तरह का है कि जिसके अंदर जो है स्टूडेंट्स थोड़ा सा वो घबराते हैं, उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको कवर करने के लिए, इसको कोप अप करने के लिए हम लोगों ने ये वेबिनार अरेंज किया है। और उसके लिए हम ने जो है एक ऐसे पर्सन को अपने साथ ऑन बोर्ड लिया है जो माशाल्लाह से यूएचएस के एग्जाम के अंदर 4th ईयर में स्पेशल पैथोलॉजी के अंदर डिस्टिंक्शन होल्डर हैं। नॉट ओनली ही इज द ओनली डिस्टिंक्शन होल्डर इन स्पेशल पैथोलॉजी, बट ही आल्सो सिक्योर्ड डिस्टिंक्शन in IE and ENT subjects in 4th year। तो इसके साथ मैं उनका तारुफ करवाना चाहता हूँ, वो है डॉक्टर नुमान अकबर हमारे साथ हैं। और इससे पहले कि मैं उनकी तरफ जाऊँ, मैं एक छोटा सा आप सब लोगों को ब्रीफ से इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ एजुकेटर 360 का कि ये है क्या और इसको बनाने के पीछे मकसद क्या था। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग डॉक्टर नुमान की तरफ चलेंगे। ये जिनके माइक ऑन है काइंडली वो ऑफ कर लें ताकि डिस्टरप्शन ना हो। अच्छा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि बेसिकली इस तरह होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप लोगों को जो है ऑल अराउंड द ईयर एक्सेस मिलेगी उन कोर्सेज की, उन स्किल्स की, जो कि वैसे तो बहुत सारे और जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो सिर्फ 1 महीने के लिए देते हैं और ये 40 दिन के लिए देते हैं। तो विद दैट बीइंग सेड, बहुत सारे इस तरह के कोर्सेज होते हैं, आप लोगों को एमसीक्यूज, क्वेश्चन बैंक्स, क्विजेस वगैरह होते हैं जिनकी एक्सेस जो है आपको थोड़े अरसे के लिए मिलती है। लेकिन और कुछ इस तरह के कोर्सेज भी होते हैं जो कि अदर देन मेडिकल भी होते हैं, जो कि आपके स्किल बिल्डिंग में यूज होते हैं। तो वो सारे कोर्सेज जो हैं वो एजुकेटर 360 के प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हैं और इंशाल्लाह इन फ्यूचर मजीद इसमें एडिशन होता रहेगा। तो अभी ये हमारा एक जो है ना, इसमें सबसे बड़ी बात, सबसे आसानी की बात जो सब स्टूडेंट्स के लिए है वो ये है कि एजुकेटर 360 इस तरह का प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप लेसन्स, अपने लेक्चर्स और अपने प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज वगैरह सारे अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल फोन, अपने टैबलेट्स वगैरह के थ्रू अटेम्प्ट कर सकते हैं एनी टाइम एज लॉन्ग एज यू हैव अ स्मार्टफोन एंड एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपको मैं थोड़े से की डिफरेंस बता दूं जो कि हम ऑफर करते हैं और बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नहीं होते। उनके अंदर सबसे पहले जैसे हमारे पास एजुकेटर 360 का प्रोफेशनल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, एक प्रॉपर वेबसाइट है, जबकि बाकी प्लेटफॉर्म्स की नहीं होती। तो वेबसाइट के ऊपर आप लोग अपने कोर्सेज, क्विजेज, लेसन्स वगैरह सबका रिकॉर्ड देख सकते हैं। आपके फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स है, उसके सेकंड टेस्ट में कितने, आपने उसको सेकंड अटेम्प्ट में कितना किया, आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। और उसके अलावा जो स्किल बिल्डिंग की कोर्सेज हैं उसके अंदर जो है आप लोगों को सर्टिफिकेट्स वगैरह भी अवार्ड होते हैं, जो कि जो है सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो और प्लेटफॉर्म्स नहीं देते। अवेलेबिलिटी है इसकी 24/7। इसका मतलब ये है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो होते हैं वो आपके पास 24/7 अवेलेबल होते हैं, जब चाहें जैसे चाहें उसको देख सकते हैं। और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज होते हैं हर लेक्चर के बाद। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक एमसीक्यू, एक लेक्चर अटेम्प्ट सुना है, एक टॉपिक कवर किया है और उसके बाद आपने इमीडिएटली उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, जो कि यूजुअली पास्ट पेपर्स में से होते हैं, जो पास्ट एमसीक्यूज यूएचएस वगैरह की यूनिवर्सिटीज के लगे होते हैं। अगर आप उसी को उस टॉपिक में से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो उसका आपको फायदा ये होता है कि उस टॉपिक की आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाती है। जस्ट इन केस कि आप वो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हैं और आपकी परफॉर्मेंस इनमें अच्छी नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि आपको उस टॉपिक में दोबारा रिवीजन की जरूरत है। तो ये एक साथ के साथ आपकी नजर से गुजरते रहते हैं और रिपीटेड टाइम आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है ना, ये एमसीक्यूज पिक करने में आसानी रहेगी और टॉपिक को भी समझने में आसानी रहेगी। डेडिकेटेड रिसोर्स बैंक है, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। डेडिकेटेड रिसोर्स बैंक ये है कि बहुत सारे बच्चों को पीडीएफ्स चाहिए होते हैं, बुक्स के टॉस चाहिए होते हैं, करिकुलम वगैरह चाहिए होता है, नोट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो हमारे पास रिसोर्स बैंक
की ऐप मौजूद है उसके अंदर अवेलेबल है। मैं जो है ये ज़ूम की चैट के अंदर अभी उसका लिंक ड्रॉप कर दूँगा। जिन लोगों ने वो नहीं जॉइन किया हुआ लेकिन उनको इन फ्यूचर भी ज़रूरत पड़ सकती है, या अगर उनके पास किसी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो बता सकते हैं। उस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर उनको सारी बुक्स डाउनलोडेबल मिल जाती है 100% एक्सेस के साथ। उसके ऊपर कुछ वीडियोज़ भी हैं और लिमिटेड टाइम के लिए ये सारा कुछ 100% फ्री है, इस पे कोई चार्जेज़ नहीं है। लाइफ टाइम एक्सेस है, अफोर्डेबल प्राइसिंग है, जस्ट एज़ आई टोल्ड कि अभी सारा कुछ फ्री है और उसके बाद भी इंशाल्लाह हमारे जितने कोर्सेज़ हैं, वो सारे नॉमिनल प्राइसेज़ के साथ चल रहे हैं। एक छोटा-सा रोड मैप आपके साथ शेयर कर लूँ, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हम लोगों ने प्रोजेक्ट जो नेस डेली के साथ हमने एक ऐप बनानी थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। 2023 का जो फर्स्ट क्वार्टर का हमारा रोड मैप था, वो हम टारगेट अचीव कर चुके हैं। एम्बेसडर एंड एफिलिएट प्रोग्राम एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर अगर गाइडेंस देते हैं, तो उसकी ना तो उनको कोई फी वगैरह मिलती है, और अगर दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर वो स्टूडेंट्स लेके आते हैं या उनकी कोई वो करवाते हैं, प्रमोशन वगैरह करते हैं, तो उसमें उनको मिलता कुछ नहीं है। लेकिन इसके अंदर हम डेफिनिटली पे आउट्स देंगे सब लोगों को जो एफिलिएट जो है हमारे लिंक्स के थ्रू साइन अप्स करेंगे हमारे, और उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि वो अच्छी गाइडलाइन दे सकते हैं, डेफिनिटली दे शुड अप्लाई है। उनको जो है ना अच्छा पे आउट मिलता है, ऑलमोस्ट 70% ऑफ पर कोर्स सोल्ड। और उसके बाद सेकंड क्वार्टर के अंदर हम 1 टू 1 लेक्चर्स कराना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अलावा जिस टीचर का लेक्चर होगा, उस टीचर के से आप 1 टू 1 फेसबुक सॉरी व्हाट्सएप या ऑन ज़ूम के ऊपर लाइव बात कर सकते हैं। बात करने से ये होगा कि आप लोगों को वन ऑन वन क्वेश्चनिंग से जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, वो टीचर आपको समझाएगा। और उसके अलावा ये है कि कुछ नॉन मेडिकल कोर्सेज़ भी आ रहे हैं और लॉयल्टी पॉइंट्स आ रहे हैं। लॉयल्टी पॉइंट्स ये हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग एक सारे कोर्सेज़ की वीडियोज़ देखते हैं, आप कोर्स के ऊपर रिव्यू लीव करते हैं, आप एमसीक्यूज़ का लेट्स से टेस्ट सेशन है, उसके अंदर आप एक सर्टेन क्राइटेरिया से ऊपर स्कोर करते हैं, तो आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। वो क्रेडिट पॉइंट्स आप रिडीम करके नेक्स्ट जितने भी कोर्सेज़ होते हैं, उनके अंदर आप परचेज़ कर सकते हैं, उसमें डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं, आई एम सॉरी। थर्ड क्वार्टर के अंदर ये है कि हम एक एजुकेटर 360 की ऐप बनाएँगे, क्योंकि अभी वेबसाइट के ऊपर चल रहा है काम, तो फिर एक डेडिकेटेड ऐप होगी। लेक्चर्स वगैरह सारे उस ऐप के थ्रू अटेम्प्ट हो सकते हैं। दैट इज़ मोर कन्वीनिएंट इंशाल्लाह। और फोर्थ क्वार्टर के अंदर हमारे पास कुछ सरप्राइज़ेज़ हैं, वो हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर वी विल से। ये एक छोटा-सा मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये है बेसिकली हमारे क्वेश्चन बैंक, कुछ इस तरह से लग रहे हैं। इसमें फिलहाल 4th ईयर की कुछ बुक्स हैं, फाइनल ईयर की बुक्स और रिसोर्सेज़ हैं सारे, और उसके अलावा डेली के करीब ऐड हो रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास 500 प्लस रिसोर्सेज़ हैं जो डेली बेसिस के ऊपर इसमें अपलोडिंग हो रही है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसके ऊपर डेफिनिटली फ़ायदा होगा। तो काइंडली इसको जॉइन कर लीजिएगा, इसका लिंक शो हो रहा है नीचे nasio.io/educator360। ये एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि हमारा एक आई टेस्ट सेशन का बैच 2 चल रहा है। ये जिन लोगों आई कंपैरेटिवली एक सब्जेक्ट है जो कि बच्चों की प्रेफ़रेंस होती है, जिन्होंने डिस्टिंक्शन लेनी होती है। तो जिन लोगों की अभी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सेंड अप्स चल रहे हैं, और कुछ लोगों कॉलेजेस के अंदर सेंड अप्स हो चुके हैं, तो 4th ईयर के। तो वो लोग अगर इस बैच में एनरोल होते हैं, तो डेफ़िनिटली उनकी एक बड़ी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। इसमें पास्ट यूएचएस वगैरह के एमसीक्यूज़ सारे हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो 300 प्लस एमसीक्यूज़ बन जाते हैं, और उनकी रीज़न भी दी हुई है साथ कि अगर आपका एमसीक्यूज़ गलत हुआ है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन होती है बुक से कि क्यों गलत हुआ है, इसकी बुक में क्या आंसर है और वो किस तरह से है। तो ये जो एनरोल करना चाहते हैं, उसमें उनको डेफिनिटली डिस्काउंट मिलेगा। दैट इज़ ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस वेबिनार के अंदर जितने लोग जॉइन कर रहे हैं, उनमें से 3 मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट्स जो होंगे, उनको फ्री एक्सेस मिलेगी इस टेस्ट सेशन की, और उसके अलावा जितने बाकी स्टूडेंट्स हैं, उनको 20 टू 30% ऑफ मिलेगा। तो बाय एक्टिव आई मीन टू से कि इस वो होने चाहिए कि आप रेगुलर क्वेश्चनिंग करें, आप शेयर करें इस वेबिनार को अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, अपने क्वेश्चंस ड्रॉप करें इन द मतलब चैट बॉक्स, जो आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो एट द एंड हमारे साथ डॉक्टर नुमान अकबर हैं, वो उनको एड्रेस करेंगे। तो इस वेबिनार के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ताकि और इसी हमारी जो लिस्ट होगी पार्टिसिपेंट्स की, जो एंड तक रहेंगे हमारे साथ, उनमें से हम सिलेक्ट करेंगे। और एक अनाउंसमेंट यहाँ पे एक और है कि इस वक़्त लेक्चर्स की जिन लोगों को ज़रूरत है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहे, तो फाइनल ईयर के स्टार्ट तक, मतलब जब तक आप लोगों का रिज़ल्ट नहीं आ जाता इंशाल्लाह सब पास होंगे, तब तक की एक्सेस अवेलेबल होगी आईईएनटी की स्पेशल पैथोलॉजी के लेक्चर्स की, और उनके ऊपर 20 टू 30% ऑफ आपको मिलेगा।
और ये these lectures are taught by Dr. Saman Shahzad. She is also distinction holder and she focuses on MCQs and रेसिड्यूज और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मार्किंग वगैरह इसके अंदर होगी और ठीक है एक्सेस इसकी आपको मिलेगी। तो और इसमें भी ये है कि जो लोग हमारे साथ एंड तक इस वीडियो में रहेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, उन लोगों को 20% 20 to 30% ऑफ मिलेगा लेक्चर्स के अंदर, IENT और पैथोलॉजी के, और उसके अलावा आई के टेस्ट सेशन के अंदर, और 3 लकी विनर्स को इन कोर्सेज की फ्री एक्सेस मिलेगी। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब मैं जो है वो इनवाइट करूंगा हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर नुमान अकबर कि वो काइंडली अपना माइक अनम्यूट करें और स्टूडेंट्स को एड्रेस करें, उनके जो उन्होंने स्लाइड प्रिपेयर किया उसको। डॉक्टर नुमान काइंडली अनम्यूट कीजिएगा, मैं आपकी स्लाइड्स जो है वो शो करता हूँ। जी जी चला दें। अस्सलाम वालेकुम। अब हम पैथो का जो हमारा प्रिपरेशन होती है प्रॉफ की, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ज़्यादा इस पे टाइम नहीं हम लगाएंगे, बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको डिस्कस करेंगे। SEO कैसे करने हैं, MCQ कैसे करने हैं और मॉर्फोलॉजीज़ को कैसे करना है हमने। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब जो बुक्स होती है हमारे पास, बच्चे जो बुक्स पढ़ते हैं हमारे पास 3 बुक्स होती हैं स्पेसिफिक। जो सबसे पहले हमारे पास जो रिकमेंडेड बुक है वो है हमारी रॉबिन्स की। तो रॉबिन्स बहुत अच्छी बुक है, लेकिन ये बहुत लेंथी है तो कुछ बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं। उसके बाद 2 ऑप्शन बचते हैं जिसमें पैथोमा आ जाती है और इरफान मसूद आ जाती है। पैथोमा भी अच्छी बुक है लेकिन MCQ तो करा देती है, लेकिन अगर हम SAQs के बारे में आएँ तो ये मॉर्फोलॉजी इसमें बिल्कुल ही नहीं लिखी हुई, मतलब बिल्कुल ही कवर नहीं करती मॉर्फोलॉजी को। उसके बाद आ जाती है इरफान मसूद। इरफान मसूद जो है रॉबिन्स की एक हम कह सकते हैं कि एक नोट्स हैं बने हुए रॉबिन से, बिग रॉबिन से बने हुए। ये काफ़ी हद तक कवर करा देती है, लेकिन इसमें भी मॉर्फोलॉजीज जो है वो मिसिंग है थोड़ी। उसके लिए भी आपको साथ में मतलब या पास पेपर से या रॉबिन से एक गाइड लेनी पड़ती है मॉर्फोलॉजीज की। तो अब जिसने रॉबिन्स पढ़ी है वो भी अच्छा है, जिसने पैथोमा पढ़ी है वो भी अच्छा है, इरफान मसूद पढ़ा है वो भी अच्छा है। हर बच्चा पास हो सकता है कोई भी बुक पढ़ के, बस आपकी ग्रिप होनी चाहिए बुक पे। और जैसे कि मैंने बताया पैथोमा और इरफान पे थोड़ी सी मॉर्फोलॉजीज की जिसका इश्यूज है वो आप पास में देखें। जो मॉर्फोलॉजीज आई हुई हैं जो इंपॉर्टेंट है उनको आप रॉबिन से कर लें, तो आपका A to Z सब हर चीज़ कवर हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब हम MCQs पे आ जाते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं हमारे साथ जो होते हैं जिनसे ना MCQ कवर नहीं होते। तो MCQs करने के लिए पहले तो आपने अच्छी तरह रीड किया हुआ हो, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए कि इस ये एक टॉपिक है हमारे पास, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है। जैसे कि हम आ जाते हैं ट्यूमर्स पे, ओवेरियन ट्यूमर है हमारे पास। तो उसमें हमारे पास कोई सिनेरियो आ जाएगा, जैसे सीरस सेल कार्सिनोमा है, ओवेरियन ट्यूमर का मोस्ट कॉमन होता है। तो उसमें जब भी वो देगा तो हमें क्या देगा, सेमोमा बॉडीज़ का बीच में जिक्र लाजमी करेगा। तो आपको पता होना चाहिए सेमोमा बॉडी कौन कौन से कार्सिनोमा में होते हैं। एक तो हमारा सीरस ट्यूमर आ गया, दूसरा हमारा जो ब्रेन में होता है मेनिंजियोमा में होता है, और तीसरा हमारा किस में होता है, थायराइड कार्सिनोमा, पेपिलरी सेल कार्सिनोमा में। तो ऐसे अगर हमने पॉइंट बाय पॉइंट इनको याद किया हो कि ये चीज़ अगर ब्रेन का जिक्र हो रहा है, स्मॉल बॉडीज आ गई, तो वो किस चीज़ में होगी, मेनिंजियोमा में होगी। अगर थायराइड ग्लैंड का जिक्र आया तो उसमें किस चीज़ में होगी, पेपिलरी सेल कार्सिनोमा में होगी। अगर ओवरी का जिक्र हो रहा है तो उसमें ये चीज़ कहाँ पे होगी, सीरस सेल कार्सिनोमा में होगी। तो ये चीज़ें हमें पॉइंट जो होते हैं, ये मेन पॉइंट होते हैं, इन पे हमें फोकस करना होता है। हम ऐसा करते हैं कि बाकी भी हम साथ में जो थ्योरी होती है उसको भी हम याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको भी भूल जाते हैं। तो MCQ एक तो रीड अच्छा किया, और दूसरा हमारे पास मेड हेल्पर की बुक है। इसमें सारे जितने हमारे पास MCQs हैं वो दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लें, इसको एक बार आप कर लेते हैं और साथ में आप अच्छा रीड कर लेते हैं, तो तकरीबन आप 95% MCQs जो हैं अपने प्रॉफ में जाके अटैम्प्ट कर सकते हैं। 90 to 95% MCQ, और जो ओरिजिनल पास MCQs हैं वो भी कर सकते हैं। और साथ में एंड पे जाके जो आपका लास्ट डे होगा, जब आपने सारी प्रिपरेशन कर ली होगी, आप पेपर देने जा रहे होंगे, तब आपने पास कीज़ भी लाजमी देख के जानी है। उससे आपको ये होता है कि आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं और आपको समझ आ जाती है, हाँ मैंने ये पॉइंट पढ़ा था, उसमें ये लिखा हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब आप वहाँ जाके वो MCQ पढ़ते हैं तो आपके जहन में वो
पॉइंट आ जाता है और आपको समझ आ जाती है कि इसका आंसर क्या होगा, उसी टाइम समझ आ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब एस सी क्यूज के लिए हमें क्या क्या चीज़ करनी होती है। हम जो फोर्थ ईयर के ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि वो फोकस कर रहे होते हैं बस मॉर्फोलॉजी 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 नहीं याद हो रही, मॉर्फोलॉजी नहीं याद हो रही, और बाकी जो पीछे चीज़ें होती हैं उनको वो छोड़ देते हैं। जैसे कि एक बच्चे मॉर्फोलॉजी याद करके चले गए, वहाँ जब गए तो वहाँ से आगे उसने पूछ लिया कि जो हिपार्टोसेलुलर कार्सिनोमा है उसकी 5 कॉजेज लिखो। तो उनके माइंड में नहीं आ रहा था उसकी कॉजेज क्या थी। तो आपने ए टू जी हर चीज़ करनी है, मॉर्फोलॉजी पे ही नहीं फोकस करना। ज़रूरी नहीं कि मॉर्फोलॉजी है, जैसे कि लास्ट ईयर का पेपर था उसमें कोई मॉर्फोलॉजी नहीं आई, ठीक है, उसमें कॉजेज पूछी गई हैं, पैथोलॉजी पूछी गई है। तो आपने इन चीज़ों पे ही फोकस करना है। मॉर्फोलॉजी हर हर चीज़ नहीं होती, हर चीज़ मॉर्फोलॉजी में से नहीं आती। तो सबसे पहले आपने कॉजेज देखनी है, बाद में हम देखना है उसकी पैथोलॉजी क्या है, उसके बाद मॉर्फोलॉजी, उसके बाद आपने जो एक ट्यूमर होता है उसकी स्टेजिंग देखनी होती है, क्योंकि स्टेजिंग भी आ जाती है प्रॉफ में। अब मॉर्फोलॉजी याद करने का जो तरीका है वो मैं आपको आगे जो अगली स्लाइड है हमारी उसमें मैंने कुछ मॉर्फोलॉजी ऐड की है, उनको हमने कैसे याद करना है, कैसे समझना है, वो मैं आपको आगे गाइड करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अब ये हमारे पास एक मॉर्फोलॉजी आ गई हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की। अब इसमें देखें कितना ज़्यादा लिखा हुआ है, तो हमने ये सारा नहीं याद करना होता। जो मैंने हाईलाइट किया है ये इंपॉर्टेंट होता है, यही हमने समझना होता है कि इसमें लिखने वाला क्या है, इसमें समझने वाला क्या है। अब हमने सबसे पहले अब हमने सबसे पहले इसकी ग्रॉस अपीयरेंस देख ली। ग्रॉसली ये कैसे नज़र आएगा। ग्रॉसली इसकी 3 सब टाइप्स होती हैं, हमने इस पे फोकस कर लिया। यूनिफोकल होता है, मल्टीफोकल होता है और डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिव होता है। तो हमने ये 3 पॉइंट याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो बीच में लिखा हुआ है उसके मेटास्टेटिक कैसा आता है, ये कैसे आता है, इसमें से कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अब नीचे आ जाए लास्ट लाइन पे, इसमें क्या लिखा हुआ है उसने, वेट सेल कार्सिनोमा रेंज फ्रॉम वेल डिफरेंशिएटेड टू हाईली एनाप्लास्टिक लीजन्स। तो यहाँ से मेन आपका याद करने वाला है, उधर से क्रॉस हो गई, ये आपकी माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी आ गई सारी। तो आपने ये याद करी, ऊपर से वो याद करी, बीच में आपने ये कुछ भी इसमें से पढ़ने वाला नहीं था, ऐसी चीज़ को आपने बिल्कुल स्किप करना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे फोकस करना है। अब अगर आप ये चीज़ें याद कर रहे हैं तो ये आपको कभी भी नहीं भूलेंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, मैं आपको एक और मॉर्फोलॉजी दिखाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब हम आ गए जर्म सेल ट्यूमर पे, सेमिनोमा पे। ये क्वेश्चन बार बार आता है प्रॉफ में कि मॉर्फोलॉजी डिस्क्राइब करो, सेमिनोमा की मॉर्फोलॉजी डिस्क्राइब करो। तो अब यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं, सेमिनोमा आ गया हमारे पास, उसकी मॉर्फोलॉजी आ गई है। अब इसमें हमने जो ये मैंने पॉइंट हाईलाइट किए हैं ना, हमने यही याद करने हैं। बीच में जो लिखा हुआ है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने इन पॉइंट पे फोकस करना है। अब वो क्या कहता है कि जो हमारा होता है, क्या होता है, ग्रॉसली क्या होता है, ग्रे वाइट ट्यूमर है, इस पॉइंट पे मैंने फोकस कर लिया। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, इसमें कॉग्निटिव न्यूक्रोसिस होती है विदाउट हेमरेज, हमने ये 2 पॉइंट याद कर लिए। उसके बाद अगला उसने खुद ही हाईलाइट किया, वो हमने क्या है, लार्ज यूनिफॉर्म सेल होते हैं, डिस्टिंक्ट बॉर्डर होता है, क्लियर ग्लाइकोजन रिच साइटोप्लाज्म होता है, राउंड न्यूक्लियाई, ये भी हमने याद कर लिया। ये हमने ये पॉइंट याद किए, और साथ में हमने क्या, इसमें इंट्रावेनस फाइब्रस सेप्टा होते हैं, और साथ में लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट्स आ रहे होते हैं। तो पूरी मॉर्फोलॉजी में इतनी लंबी में हमने ये पॉइंट याद करने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी उसने जो थ्योरी लिखी हुई है उसमें हमने बिल्कुल नहीं इतना फोकस करना, उसको हमने कोई रट्टे नहीं लगाने। हमने ऐसे इंपॉर्टेंट जो लाइंस हैं उन पर फोकस करना है जो उसने खुद हाईलाइट की हुई है बीच में, जैसे विदाउट हेमरेज है, कोगुलेटिव न्यूक्रोसिस है, इंटरवेनिंग फाइब्रस सेप्टा आ रहे हैं, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट्स आ रहे हैं। इन चीज़ों पर फोकस करना है, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बीच में से निकाल के उनको याद करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आगे एक और मॉर्फोलॉजी आ गई हमारी एंडोमेट्रियोसिस की। अब एंडोमेट्रियोसिस में भी इसने भी यहाँ काफ़ी सारा लिखा हुआ है, लेकिन हमने क्या याद करना है, हमने लिखना ये है, एंडोमेट्रियोसिस क्या होती है। इसमें हमारा एक फंक्शनल जो होता है एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है जो कि साइक्लिक ब्लीडिंग करता है, ठीक है।
उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग में फिर ये आप आ जाए ऑफन लीजन कोलेज टू फॉर्म लार्ज मैसेज, ब्लीड हुई, मैसेज बने और आपस में वो जुड़ गए। उसके बाद वहाँ पे ब्लड फील्ड एक सिस्ट बन गया, उस सिस्ट का नाम हमने दिया चॉकलेट सिस्ट। आज जो आपने लिखना है उसमें आपने इन चीज़ों को हाईलाइट कर देना है, जैसे चॉकलेट सिस्ट है इसको आपने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। जो हेमरेज हो रही थी उसको आपने हाईलाइट कर दिया, जो फंक्शनल एंडोमेट्रियम था उसको आपने हाईलाइट कर दिया। अगर आप ये पॉइंट लिख देते हैं ना बीच में, तो मॉर्फोलॉजी है 2 नंबर की या 3 नंबर की, वो आपको पूरे नंबर ही देगा। आपने बस ये पॉइंट अंदर हाईलाइट करने हैं। अगर आप बाकी सारा लिख रहे हैं, बीच में आप ये पॉइंट मिस कर जाते हैं कि साइक्लिक ब्लीडिंग में जा रहा है, ठीक है, उसके बाद वो वहाँ हेमरेज हो रही है, वो आपस से मैस बन रहा है, वो मैस जो होता है बाद में टर्न हो रहा है सिस्ट में, जिसे हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। अगर आप ये चीज़ें नहीं मेंशन करेंगे, बाकी आप जितना भी लिख दें जो लिखा हुआ है वो आपको नंबर नहीं देगा। तो आपने बस ऐसे ही मेन पॉइंट पे फोकस करना है, उनको याद करना है, और बाकी बीच में आपने रीड कर लेना है, आपको खुद ही जो जहन में होगा वहाँ पे लिख लेना है आपने। बस आपने मेन पॉइंट जो हैं 4 से 5 आपने यही याद करने हैं। जितनी भी मॉर्फोलॉजीज़ हैं, जहाँ भी लिखी हुई हैं, आपने हर जगह पे यही ऐसे करके फोकस करना है। उसके बाद जैसे हमारे फेब्रॉइड्स होते हैं, अब फेब्रॉइड्स के बारे में कोई भी सिनेरियो आएगा तो वो क्या कहेगा कि फीमेल आई है, अपना मतलब कि वो प्री मेनोपॉजल एज में आई है, उसके बाद जब हमने उसकी पाल्पेशन की है, वहाँ हमें मैस मिला है उसके यूट्रस में, तो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या होगा, तो उसका जो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस होगा वो हमारा फेब्रॉइड्स होगा। उसके बाद एक एमसीक्यू आता है कि एक यंग कोई आया है, फीमेल आई है कि 4 ईयर्स पे, 5 ईयर्स पे, 6 ईयर्स में, तो उसका कोई ओवेरियन ट्यूमर है। तो जब भी मतलब ऐसा कोई आए तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों में कौन सा ट्यूमर हो सकता है ओवरी का। ग्रैनुल यॉर्कसाइक ट्यूमर होता है, तो आपको यॉर्कसाइक ट्यूमर का उसी टाइम आपके जहन में आ जाना चाहिए कि यॉर्कसाइक ट्यूमर होगा, बच्चा आ गया है, ओवरी का जिक्र हो रहा है तो यॉर्कसाइक होगा। अब यॉर्कसाइक में क्या होता है आपको उसी टाइम याद होना चाहिए, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में हाईलाइटेड पॉइंट होता है, शेयर ड्यूअल बॉडीज होती हैं इसमें, तो आपके जहन में उसी टाइम क्लिक होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं कि वो नीचे यॉर्कसाइक पूछे, वो नीचे पूछ सकता है कि उसमें ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर पड़ा होता है। बच्चा आ गया, ओवरी का कोई ट्यूमर है, तो नीचे उसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो हो सकता है ABCD में किसी में शेयर ड्यूअल बॉडीज लिखा हो, तो आपने उस पर क्लिक कर देना है, वहाँ पे आपने अपना आंसर वो पिक कर लेना है उधर से ही। उसके बाद बच्चों के दोबारा हम आ जाते हैं CNS में आ जाते हैं। अब वैसे ही एक कॉमन वो ट्यूमर पूछ लेते हैं कि बच्चों बच्चों का जिक्र हो रहा है, CNS में जा रहे हैं हम, तो वहाँ पे वो कोई ट्यूमर दे देता है। तो बच्चों का जब भी जिक्र हो आपको पता होना चाहिए बच्चों में CNS में कौन सा ट्यूमर होता है, उसी टाइम आपको क्लिक हो जाना चाहिए, हाँ बच्चा है तो उसमें मेड्यूलोब्लास्टोमा हो सकता है, ठीक है। तो आपने चुप करके उधर देखना मेड्यूलोब्लास्टोमा आ गया है, कोई उसमें उसने कह दिया अनियन स्किन या होमोराइट रोजिटीज आ गए हैं उसके, तो आपने या राउंड ब्लू सेल्स आ गए हैं, तो वो मेड्यूलोब्लास्टोमा ही होगा। बच्चा आ गया तो उसे मेड्यूलोब्लास्टोमा ही होगा। अब बच्चे में कोई मेनिंजियोमा नहीं हो सकता, क्योंकि मेनिंजियोमा जो होता है एडल्ट एज में होता है, वहाँ वहाँ हर जगह लिखा हुआ है मेनिंजियोमा जो होता है एडल्ट में होता है। तो ये चीज़ आपने फोकस करनी है इन चीज़ों में कि बच्चों में कौन सी चीज़ हो रही है, आप एक बार आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया इनको, तो उसके बाद कोई भी MCQ आपको मिस नहीं हो सकता। आपने एज पे फोकस करना है, आपने जेंडर पे फोकस करना है। जैसे कि मेनिंजियोमा की बात हो रही तो हम उसी पे आगे चल पड़ते हैं कि जैसे मेनिंजियोमा है ये फीमेल्स में होता है, प्रोजेस्टेरॉन डिपेंडेंट होता है, तो फीमेल का जिक्र हो रहा होगा, वो सीजर के साथ आ रही होगी, तो अग नीचे लिखे हुए आपको समझ नहीं आ रही, तो वो करके हैं वो ड्यूरा से अटैच है, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आपको पता होना चाहिए बस फीमेल का आ रहा है तो ये मेनिंजियोमा ही हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों से भी आप पिक कर सकते हैं। जब भी UHS में MCQs होते हैं ना, तो उन्होंने डिफ़िकल्टी लेवल रखे होते हैं। अब जो आसान MCQs होते हैं, उसमें आपके पास 3 से 4 की पॉइंट होते हैं उसी स्टेटमेंट के अंदर, तो आपने वो की पॉइंट ढूँढने होते हैं। जैसे कि अभी ऐज का हो गया, साथ में वो कुछ और उसकी अपीयरेंस के बारे में बता देगा कि उसमें होमोरॉइड रोज़िटीज़ आ रहे हैं, या उसमें हेमरेज है, या उसमें चॉकलेट सिस्ट हैं, कोई ना कुछ ऐसे वो ज़िक्र कर ही देता है। और जो डिफ़िकल्ट होते हैं फिर उसमें वो क्या करता है, वो एक ही पॉइंट रखता है अपना। बाकी जो उसने 3-4 पहले इजी वाले में रखे थे वो पॉइंट थे, वो उसने अब नहीं रखने, उसने एक ही रखना है कोई, वो डिफ़िकल्ट होगा फिर। लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पिक किए हुए होंगे, तो आप आराम से उसे पिक कर सकते हैं। बस आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है, सारा-सारा नहीं पढ़ना होता। आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट याद कर लिया, बाकी एक बार रीड कर लिया, एक मतलब आपने कॉन्सेप्ट लेना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़।
अच्छा, अब हम ना एक बार ये पैथोलॉजी का, अब जो हमारा लास्ट ईयर का एमसीक्यू पेपर था वो डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ जो ये टॉपिक्स है ना, इसमें से एमसीक्यूज कैसे आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अब जैसे पहला एक आ गया हमारे पास, तो इसमें वो कहता है एक 55 ईयर्स ओल्ड मेल आया है इमरजेंसी में। सडन ऑनसेट ऑफ उसे सवेयर स्टैबिंग टाइप ऑफ पेन हुई है, जो कि एंटीरियर चेस्ट से स्टार्ट हो रही है और बैक जा रही है बिटवीन द स्कैपुला। अब वो आगे ये भी कहता है कि वो पोरली कंट्रोल्ड एक केस था किसी चीज़ का, हाइपरटेंशन का। तो हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, जब भी ऐसे कोई पेन और स्टैबिंग हो और बैक पे जा रही हो, तो ये क्लासिकल क्लिनिकल फीचर है ऑर्टिक डाइसेक्शन का। जब भी आप कहीं पे भी कोई एमसीक्यू, ये एमसीक्यू हर साल लाजमी आता है, या एमसीक्यू आता है या एससीक्यू आ जाता है। 5-6 साल से ऐसे ही हो रहा है इसका। अगर इस साल ये अभी एससीक्यू नहीं है तो एमसीक्यू लाजमी आएगा आपका। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी कोई एक सिनेरियो आ गया, सेंट्रल चेस्ट पेन है, रेडिएटिंग टू बैक है बिटवीन द टू स्कैपुला, आपने ऑर्टिक डाइसेक्शन उसी टाइम माइंड में रख लेना है। अगर आप नीचे देखते हैं कि यार ये नीचे तो ऑर्टिक डाइसेक्शन है ही नहीं लिखा हुआ, तो उसमें वो पूछ सकता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दिस कंडीशन, इस कंडीशन की मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। तो आप नीचे देखेंगे तो वहाँ हाइपरटेंशन लिखा होगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्टिक डाइसेक्शन की जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो हाइपरटेंशन है। ठीक है। तो आपको यही पता होना चाहिए, आपके माइंड में उसे क्लिक करना चाहिए कि ये ऑर्टिक डाइसेक्शन है, अच्छा हाइपरटेंशन होगी उसे, ठीक है, तो उस वजह से उसे हो रहा होगा, तो हाइपरटेंशन भी आपने ध्यान में रखना है और ऑर्टिक डाइसेक्शन भी ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे वो पूछता है क्लासिफाई करो एन्यूरिज्म को। एन्यूरिज्म की अब जो टाइप्स होती हैं, उसका हम जो उसके स्ट्रक्चर पे होता है उस पर हम डिवीजन कर रहे होते हैं। कुछ हम किसी को हम ट्रू कहते हैं, किसी को हम फॉल्स कहते हैं। अब जो ट्रू होते हैं वो उनमें दो आगे शेप्स होती हैं, एक सेक्युलर होते हैं, एक फ्यूजिफॉर्म होते हैं। ये आपका सारा थ्योरी के लिए थ्योरी है, तो ये मतलब इतना मुश्किल नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं। वहाँ से जब रीड करेंगे तो सामने सामने मतलब हाईलाइट करके लिखा होता है। अब आप ये खुद देखें, उसने कुछ भी इतना लेंथी नहीं पूछा हुआ, उसने कहा क्लासीफाई करो। आप 2 पॉइंट लिखोगे कि क्लासिफिकेशन कौन सी स्ट्रक्चर पे ट्रू होते हैं, फॉल्स होते हैं। अब जो ट्रू आ गया उसमें आपने उसके लिख दिया सेक्युलर होता है और फ्यूजिफॉर्म होता है। अगले पे आपने लिख दिया कि कोई हेमाटोमा है, जो हेमाटोमा होगा वो फॉल्स में आ जाएगा। कोई डाइसेक्शन है, वो भी फॉल्स एन्यूरिज्म में आ जाएगी। उसके बाद आगे लिखता है नेम 2 इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ एन्यूरिज्म। अब जब भी आप बुक पढ़ते हैं ना, तो उसमें उसने लिखा होता है जो दूसरी लाइन या तीसरी लाइन पे ऑर्टो डाइसेक्शन के बाद कि जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑर्टो डाइसेक्शन इज हाइपरटेंशन। और जो दूसरे नंबर पे हमारी होती है, ये जो हमारी करेक्टेड, सॉरी, जो हम एन्युरिज्म की जो कॉज होती है, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, और दूसरे नंबर पे होती है हाइपरटेंशन। तो आपने दो कॉजेज जब उसने पूछ ली, तो आपने पहले नंबर पे लिख देने एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर पूछे मोस्ट कॉमन कॉज, एमसीक्यू आ जाता है, तो आपने एथेरोस्क्लेरोसिस पे टिक करना है उधर। तो एथेरोस्क्लेरोसिस, सेकंड नंबर पे क्या हो गया, हाइपरटेंशन आ गया हमारे पास। ब्रीफली डिस्क्राइब द पैथोजेनेसिस ऑफ एन्युरिज्म। अब पैथोजेनेसिस क्या होती है एन्युरिज्म की? एन्युरिज्म की पैथोजेनेसिस में, अब एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, वो सारा बुक में एक वो बना हुआ है फ्लो चार्ट। आप वहां से देखें, आराम से ये चीजें हो जाती हैं, तो थ्योरी इतना तंग नहीं करती, आराम से हो जाती है। एमसीक्यू पॉइंट होते हैं वो, जैसे मैं आपको बताया सिनेरियो में, वहां से आपने पिक कर लेने हैं। आगे आ गया ब्रीफली डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डीआईसी। अब डीआईसी की जो पैथोफिजियोलॉजी है, ये बुक में एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। जब आप ओपन करते हैं, वहाँ क्या होता है, एंडोथेलियल इंजरी होती है, कोई सेप्सिस हो जाती है, कोई माइक्रोब्स आ रहे होते हैं, वो आगे इन्फ्लेमेटरी कैस्केड जो होता है उसको एक्टिवेट कर रहे होते हैं। आपने पूरा फ्लो चार्ट ये बनाया, उसके नीचे आपने सारा किया कि वहाँ पे जाके जो प्लेटलेट होते हैं हमारे पास, कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, पहले तो आके वो एक्टिवेट होते हैं, लेकिन बाद में सारे क्या होते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। तो उनकी कंजम्पशन के बाद क्या होता है, पहले तो थ्रोम्बोसिस हो गई, जब कंज्यूम हो गए सारे, ए टू जी हर चीज़ खत्म हो गई, उसके ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये डीआईसी की हमारे पास क्या आ गई, ये मतलब एक सिंपल से क्वेश्चन थे, पहले में स्नैप था, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट आ गया। उसके बाद थर्ड आ गया हमारे पास, a 35 years old male who is smoker has been having recurrent chronic episode of cough with sputum containing excessive mucus extending over weeks to months for the last few years। अब जब भी हमारे पास एक क्रॉनिक स्मोकर आ जाएगा, तो हमने किस चीज़ को, सीओपीडी को रूल आउट करना है। अब सीओपीडी हमारे जहन में उसी टाइम क्लिक करनी चाहिए, क्रॉनिक स्मोकर है तो इसके क्या हो सकता है, सीओपीडी हो सकती है। अब सीओपीडी के आगे दो टाइप्स होती हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है और दूसरा होता है हमारे पास एम्फीसीमा। अब जब भी कफ आ जाए, उसका स्पूटम आ रहा है एक्सेसिव, तो हमने क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की तरफ जाना है। तो हमारा इसका डायग्नोसिस क्या बनेगा, सीओपीडी
और सीओपीडी की कौन सी टाइप? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन ही यही है कि ऐसी एक प्रोडक्टिव कफ जो कि 2 years में कम से कम 3 month तक रहे। ठीक है, तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉनिक ब्रोंक सीओपीडी, और उसके आगे जो फॉर्म आएगी कौन सी? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आ जाएगी। उसके बाद नेम क्रॉनिक obstructive pulmonary disease with major pathological change for each of the entity। अब मैंने जैसे बताया क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है कि एम्फीसीमा होता है। अब जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है उसमें क्या होता है, जब इन्फ्लेमेशन हमारी होती है, जो हमारे म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं हमारे, वो हाइपर एक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस सेक्रेट करते हैं, तो उनकी क्या हो जाती है? हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो ज़्यादा सिक्रीशंस आती हैं, ज़्यादा कफ होती है। और जो साथ में एम्फीसीमा होता है, एम्फीसीमा में क्या होता है, जो हमारे प्रोटीएज एंजाइम होते हैं, जो हमारे एल्वेओलार वॉल होती हैं, उनके अंदर जो हमारे इलास्टिन होता है, इलास्टिन को डैमेज करते हैं तो इनलार्ज हो जाते हैं। तो आपने इतना ब्रीफली डिस्कस करना है इनको। और जब आपने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को डिस्कस किया है ना, तो मैंने क्या बोला है बीच में? म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड होते हैं, उनकी क्या हो जाती है? हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उनका हाइपरप्लेजिया हो जाता है। तो इन दोनों पॉइंट को आपने क्या करना है? इन दोनों पॉइंट को आपने हाईलाइट कर देना है। एक मार्कर लेना है, मार्कर के जरिए म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड उनको आपने हाईलाइट कर दिया। दूसरी साइड पे क्या, जो एल्यूलर वॉल है उसके अंदर क्या होता है? इलास्टिन। एल्यूलर वॉल को हमने वो किया, साथ में जो प्रोटीएज आए थे, प्रोटीएज को हमने हाईलाइट कर दिया। बाकी हमारी थ्योरी वैसे चल रही है। जब भी हम ये लिखेंगे तो इन दोनों चीज़ों को हमने हाईलाइट कर दिया। और जो भी बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है ना, उसे हमने मार्कर से हाईलाइट करना है। जो बीच में एक मतलब हम लाइन में जा रहे हैं, प्रोटीएज को हाईलाइट कर दिया, इलास्टिन को हाईलाइट कर दिया, एल्यूलर वॉल को हाईलाइट कर दिया। तो इन चीज़ों को हमने हाईलाइट लाजमी करना है। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है उसके पास एक की होती है, उसने उसकी की पे यही पॉइंट लिखे होते हैं कि जिसने इस पॉइंट को मेंशन किया है, इस पॉइंट को मेंशन किया है, इस पॉइंट को मेंशन किया है, हाफ नंबर इसका है, हाफ नंबर इसका है, हाफ नंबर इसका है। तो जब वो देखता है कि हाँ ये बच्चे ने पहले ही हाईलाइट कर दिया, तो उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, आपको फुल नंबर देता है वो वहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आगे आ जाते हैं फॉर बिनाइन एंड फॉर मिलिग्नेंट स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर। ये देखें, अब इसमें भी कॉजेज आ गई, मतलब जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, ट्यूमर्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन आ गई। मॉर्फोलॉजी अभी तक नहीं आई हमारे पास, तो मॉर्फोलॉजी का ही ज़्यादा हम कह रहे होते हैं कि मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी। देखिए अभी तक एक मॉर्फोलॉजी नहीं आई, स्पेसिफिक चीज़ें पूछी हुई हैं जो हम स्किप कर जाते हैं। हमें से लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम स्किप कर जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों का हमने बिल्कुल स्किप नहीं करना। जो लिखा हुआ है, कॉज है उसका, कॉजेज को नहीं छोड़ना, रिस्क फैक्टर को नहीं छोड़ना हमने 4th ईयर में, स्पेशल पैथोलॉजी में खास तौर पे। उन पे हमने फोकस करके A to Z उनको याद करना है। उसके बाद ब्रीफली डिस्क्राइब द पैथोजेनेसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। अब ये पैथोजेनेसिस है इसकी, पेप्टिक अल्सर डिजीज की। इसमें हमारे पास एक वो ग्राफ बना होता है जिसमें H पाइलोरी का खास तौर पे बना होता है। उसके पास क्या होता है? यूरिएज एंजाइम होता है जो कि अमोनिया बनाता है। उसके बाद उसका एक हेक्सेज जो होता है, को फैक्टर, उसके ज़रिए वो आगे अपना सारा जो होता है वहाँ पे डैमेज करता है। जिस वजह से क्या होता है कि हमारा जो म्यूकस होता है वहाँ पे, म्यूकस की प्रोडक्शन जो होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और साथ में जो एसिडिक इफेक्ट होता है वो बढ़ जाता है। तो प्रोटेक्शन जो होती है वो कम होती है, एसिडिक इफेक्ट बढ़ जाता है। तो सारी जो वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है। जब वॉल डैमेज हो जाएगी उसको हम अल्सर कहते हैं। तो ये हमने डिस्क्राइब कर दिया। और जब हमने डिस्क्राइब किया तो मैंने क्या कहा कि जो एच पाइलोरी, तो उसके पास कौन सा एंजाइम होता है? यूरिएज होता है। आपने यूरिएज को हाईलाइट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या कहा, जो हमारे बीच में जो फैक्टर होते हैं, एक म्यूकस होता है जो कि प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं, जो एसिड होता है वो क्या कर रहा है? डैमेज करने की कोशिश कर रहा होता है। उनका इनबैलेंस हो जाता है। जो इम्बैलेंस हमने लिखना है, इम्बैलेंस वो हमने हाईलाइट कर दिया वहाँ पे। उन दोनों पॉइंट्स को वहाँ पे क्या किया? हाईलाइट कर दिया। तो इससे क्या होता है? एक और अच्छा इंप्रेशन गया। जब वो देखेगा एग्जामिनर कि इसने, हाँ इसे पता है यूरिएज भी होता है उसके पास, ठीक है, वो कहेगा इसे आता है। उसके बाद जब वो देखेगा हाँ इसे यही पता है कि इम्बैलेंस होता है इन दोनों चीज़ों का, किसका? प्रोटेक्शन का, और जो एसिड आके डिस्ट्रॉय कर रहा है, इन दोनों का इम्बैलेंस होता है। तो इम्बैलेंस को भी आपने हाईलाइट कर दिया, तो वो कहेगा ठीक है ये भी। तो बीच में इतना वो पड़ेगा ही नहीं। आपको जो हाईलाइटेड पॉइंट है उनको देख के वो आगे पेपर चेक कर लेगा। उसके बाद ये एक सिनेरियो है, यार 35 years old female been suffering from loose motion mixed with mucus and blood and lower abdominal pain. Colonoscopy shows hyperemia and shallow mucosal ulcer extending from rectum to splenic flexure। अब इसने रेक्टम का भी जिक्र कर दिया,
उसके बाद इसने ब्लड का भी जिक्र कर दिया, म्यूकस का भी जिक्र कर दिया। अब दो डिजीजेज हमारे पास होती हैं ऐसी, एक तो हम सोच सकते हैं कि कोई डिसेंट्री है, लेकिन डिसेंट्री ऐसे बिल्कुल प्रेजेंट नहीं करती कि ऐसे कोई स्पेसिफिक एरिया से स्टार्ट हो रही हो और ऐसे जा रही हो। अब रेक्टम पे हमारी कौन सी डिजीज है? अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है हमारी, हमेशा लिखा होता है बुक्स में रेक्टम रेक्टम रेक्टम, तो रेक्टम वहां से हमने पकड़ लिया कि रेक्टम में है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का मोस्ट जो प्रोबेबल जो साइट होती है वो कौन सी होती है? रेक्टम होता है। और साथ में उसे ब्लडी स्टूल्स भी हैं, लोअर डोमिनल पेन भी है, फीमेल की हिस्ट्री भी है, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह जो मोस्ट कॉमन केस में होता है फीमेल में होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने हाईलाइट कर लिए, फीमेल, ब्लडी स्टूल्स और साथ में रेक्टम। और साथ में क्या है, उसका नाम क्या है? अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो अल्सर भी आ गए। तो ठीक है, कोलाइटिस इन्फ्लेमेशन भी है उसकी, हाइपरीमिया, तो उसके नाम में डायग्नोसिस है अल्सरेटिव, अल्सर, कोलाइटिस, इन्फ्लेमेशन, हाइपरीमिया। उसके बाद उसकी जो मोस्ट प्रोबेबल साइट है वो रेक्टम है। और उसके क्लिनिकल फीचर में क्या होता है? म्यूकस प्लस ब्लड, वो भी आ गया साथ में। तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो अल्सरेटिव कोलाइटिस आ गया हमारे पास। उसके बाद आगे टेबलेट डिफरेंशिएशन बिटवीन इन दोनों की जो आ गई हमारे पास, क्रोहन और अल्सरेटिव कोलाइटिस की। अब मैं आपको बताता हूँ इन दोनों में से एमसीक्यूज कैसे आते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के एमसीक्यू ज्यादातर ऐसे ही आ जाते हैं, एमसीक्यू बन के आ जाते हैं। उसके बाद जो हमारा क्रोहन डिजीज है उसमें आती है हमेशा, वो देगा कोई सिनेरियो साथ में देगा, कोबल स्टोन अपीयरेंस। अब आपने कोबल स्टोन अपीयरेंस जब हर जगह बुक में लिखा होता है कोबल स्टोन अपीयरेंस, तो हम ये पॉइंट भी स्किप कर जाते हैं, कभी कभी हम बाकी पॉइंट याद करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए, जब भी कोबल स्टोन अपीयरेंस आए तो आपके माइंड में उसको क्लिक होना चाहिए कि हाँ कोबल स्टोन कहाँ पे थी? क्रोहन में थी। तो नीचे आपने क्रोहन ही ढूंढना है ऑप्शन में, तो आपको वहां पे मिले क्रोहन होगा तो आपने क्रोहन पे टिक कर देना है। तो इसी तरह से आप एमसीक्यूज और एससीक्यूज मिला के दोनों चीजें एक साथ कर सकते हैं। आगे आगे हमारे पास एक हेपेटाइटिस ए एंड बी का डिफरेंस, ये टेबल बना होता है, इतना मुश्किल नहीं है, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, आगे अब हम फातिमा जिन्ना वालों का जो है लास्ट ईयर का पेपर वो भी डिस्कस कर लेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि एक मैन है सफरिंग फ्रॉम हाई ग्रेड फीवर, लैंड हुआ है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। उसका जो टेम्परेचर था 103 था। उसके जो हमने नेल्स पे देखा वहाँ स्प्लिंटर हैमरेज आ गए। और उसकी प्रीवियस हिस्ट्री किस चीज़ की थी? ट्यूमेटिक हार्ट डिजीज की। अब स्प्लिंटर हैमरेजेस आ गए, फीवर आ गया, तो उसी टाइम आपको पता होना चाहिए स्प्लिंटर हैमरेज किस में आते हैं? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में आते हैं। तो मोस्ट लाइक डायग्नोसिस क्या हो गया हमारा? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इसी से मिलता जुलता हमारे पास सिनेरियो जो होता है एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो उसमें भी आपने जो क्लिक करना होता है, किस पे करना होता है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। और इसके साथ वो जरूरी नहीं कि वो पूछ ले कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, तो वो पूछ सकता है कि इसका मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो स्टेफिरिडन मोस्ट कॉमन होता है। या फिर यही सिनेरियो देके वो कह सकता है कि आईवी ड्रग यूजर है, तो उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा? उसमें स्टेफ ऑरियस होगा। और दूसरा एमसीक्यू इस तरह से भी आ सकता है कि एक पेशेंट था, उसका वेल रिप्लेस हुआ था, प्रोस्थेटिक वेल था, तो उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है? उसमें एपिडेर्माइटिस हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको उसी वक्त आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए, आपको आना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में आपकी आइज में कौन सी चेंज आती हैं। आइज में रॉड स्पॉट मिलते हैं। अगर रॉड स्पॉट का जिक्र कहीं भी आ रहा है तो आपने क्या करना है? अगर यहाँ पे स्प्लिंटर हेमरेज लिखे हुए हैं, यहाँ पे वो लिखता है कि उसकी आई एग्जामिनेशन में हमें रॉड स्पॉट मिले हैं, तो आपको तब भी पता चल जाना चाहिए था ये क्या है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। उसके बाद ऐसी ही चीज़ें जैसे रिमेटिक हार्ट डिजीज आ जाती है, रिमेटिक फीवर आ जाता है, तो उसको भी आपने डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। उसमें क्या देगा आपको? उसमें आपको देगा वो माइग्रेटरी आर्थराइटिस। माइग्रेटरी आर्थराइटिस क्या होता है? उसमें ये होता है कि जैसे आज उसका लेफ्ट नी जॉइंट पेन कर रहा है, तो कल क्या होगा? कल उसका राइट नी जॉइंट पेन कर रहा होगा, और जो लेफ्ट वाला है वो पहले से बेटर हो रहा होगा। तो ये मोस्ट जो कॉमन जो साइन होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज का, ये होता है सिनेरियो में ज़्यादातर ये ही देते हैं वो। उसके बाद हार्ट में से एक और इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू आता है, वो भी तकरीबन हर साल या दूसरे साल रिपीट होता है, कि एक पेशेंट आया था, उससे एम आई हुआ है,
अब 2 वीक के बाद फिर आया है, उसे क्या हो रहा है, उसे चेस्ट पेन हो रही है। 2 वीक के बाद आया है, उसे चेस्ट पेन हो रही है, जो कि लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन में बेटर हो जाती है, वैसे बढ़ जाती है। तो जब भी आप एमआई पढ़ेंगे, उसकी कॉम्प्लिकेशन में लिखा होता है ड्रेसलर सिंड्रोम। अगर आपने वो पॉइंट भी अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो आपको समझ आ जाएगी कि इसका मोस्ट प्रॉपर डायग्नोसिस क्या है, ड्रेसलर सिंड्रोम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन अ लिम्फोमा एंड व्हाट आर टू मेजर टाइप्स। अब लिम्फोमा क्या होता है? ये लिम्फाइड टिश्यू का ट्यूमर होता है, उसकी प्रोलिफरेशन होती है, जिसकी वजह से हमारी लिम्फोडेनोपैथी हो जाती है और हिपाटोस्प्लेनोमेगाली हो जाती है। मतलब इसकी डेफिनेशन आ गई। इसकी 2 टाइप्स कौन सी होती हैं? 2 टाइप्स सबको पता है, हॉजकिन, नॉन हॉजकिन। उसके बाद नीचे उसने खुद ही लिख दिया कि अगर किसी के माइंड में नहीं आया तो हॉजकिन लिम्फोमा के कौन सी फर्दर टाइप्स होती है। तो ये भी आपने मतलब उसकी लिखा होता है, नोड्यूलर सिक्लेरोसिस। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इसने आपने एक एक, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ बैठ के वहाँ सफ़े भरने हैं। अगर आपने वहाँ एक एक लाइन का भी आंसर लिखा है ना, और जो उसकी टाइप्स हैं, जैसे नोडल सिक्रोसिस, उसको आपने हाईलाइट कर दिया। मिक्स सेल रोडेलिटी वाला है, उसको आपने हाईलाइट कर दिया। लिम्फोसिटिक रिच है, उसको आपने हाईलाइट कर दिया। लिम्फोसिट डिप्लीटेड है, उसको आपने हाईलाइट कर दिया। तो वो उधर से देखते ही आपको वो वहाँ से चेक कर लेगा। और अगर आपने फैला के लिख दिया कि हर चीज़ उठा के मॉर्फोलॉजी भी लिख दी, बाकी चीज़ें भी लिख दें, और आपने अंदर हाईलाइट ही नहीं किया है इसकी टाइप्स को, तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखो। ज़रूरी ये होता है कि आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको बीच में मेंशन कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 67 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंटेड विद वेट लॉस, कफ, टू इनलाइन लिम्फ नोड। उसके बाद मेटास्टेटिक कार्सिनोमा, एक्सरे शो। अच्छा, अब वो कहते हैं कि आया उसके एक पेशेंट था, उसे कफ थी, कफ के साथ उसके जो लिम्फ नोड है वो भी पाल्पेबल थे। तो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या है इसका? अगर इसमें मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या होगा, हमारा जो लंग कार्सिनोमा था वो मेटास्टाइज करके कहाँ चला गया? लिम्फ नोड में चला गया। तो हमारा मोस्ट, हाउ विल यू, अब हमारा डायग्नोस क्या हो गया? लंग कार्सिनोमा हो गया। वो कहते हैं अब इसे डायग्नोस कैसे करोगे? डायग्नोस जब भी होगा लंग्स का जिक्र हो, जो भी कार्सिनोमा, उसका सीटी स्कैन पे हम डायग्नोस करते होते हैं। तो इसका क्या आ गया? सीटी स्कैन। उसके बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में हम इनके स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल में डिवीजन कर देते हैं। बिल्कुल आपने एक्स्ट्रा नहीं लिखना, हाईलाइट किया और डिवीजन कर दी। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना, और बस इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना है। अच्छा, उसके बाद एक मेल आया है, स्वेलिंग उसकी इन्वॉल्विंग पिट्यूटरी ग्लैंड की। उसके बाद वो किया है, तो उसके बाद क्या मिला हमारे? स्कैटर्ड एज वेल एज एग्रीगेट्स ऑफ विद फ्यू ऑफ सेल्स। तो जब भी मेल का जिक्र आए, पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो, उसमें ऐसे हमारे लिम्फोसाइट्स आ रहे हों, साथ में उसके फ्यू ऑन्कोसिटिक सेल्स हों, तो मोस्ट प्रोबेबल इसमें जो होगा, मेल में जो ट्यूमर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो कौन सा होता है? वार्थिन ट्यूमर होता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? वार्थिन ट्यूमर। और लेकिन अगर वैसे देखा जाए, ओवरऑल मोस्ट कॉमन ट्यूमर जो होता है हमारे पास कौन सा होता है? वो हमारे पास प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? वार्थिन ट्यूमर। इसकी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी आपने वैसे ही डिस्क्राइब कर दी जैसे लिखी हुई है। उसके बाद क्लासिफिकेशन सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स की हमने पिछले जो हमारे यूएचएस का पेपर था उसमें भी सेम यही क्वेश्चन हमने किया है। तो क्लासिफिकेशन हमने सेम वही लिख दी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, ये मैंने डाला था एमसीक्यूज कुछ। ये हमारे पास पास्ट एमसीक्यूज हैं। तो आपने ऐसे ही पास्ट एमसीक्यूज जितने भी आपको मिलते हैं, मेड हेल्पर से मिलते हैं, कोई पास्ट एमसीक्यूज ओरिजिनल मिल जाते हैं, तो उनसे आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। तो इनसे आपको फ़ायदा होता है कि जब आप पेपर करने जाते हैं तो वहाँ आपको समझ आ रही होती है कि हाँ, मैंने वो एमसीक्यू किया था, उसकी स्टेटमेंट पढ़ी थी, उसमें ये की पॉइंट थे, तो अब ये मैं पढ़ रहा हूँ तो इसमें भी ये की पॉइंट है, तो अब इसका आंसर क्या बनता है। तो आपने बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होना, अपनी तैयारी आप शुरू रखें। आपने पास्ट एमसीक्यू से फोकस करना है। जो एमसीक्यूज आए हुए हैं वो टॉपिक आपने अपनी बुक से पढ़ने हैं। वो टॉपिक जो होते हैं उन्हीं टॉपिक में से एमसीक्यूज आते हैं, उन्हीं टॉपिक में से ज़्यादातर एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। और अपनी तैयारी जारी रखें। फोर्थ ईयर बहुत आसान है।
एमसीक्यूज भी इसमें आसान आते हैं, एससीक्यूज भी इसमें आसान आते हैं। और कैरी ऑन, और अगर कोई भी इशू होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चन अभी कर सकते हैं। जी नुमान भाई, आपने मतलब वाइंड अप कर लिया? मैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलूं? जी बस, हाँ जी बस, आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। कुछ बच्चों ने गूगल फॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चंस दिए थे, और उसके अलावा कुछ जो है हमारे चैट में आया है, तो मैं कुछ जो है ना वो एक एक करके एड्रेस करता हूँ, आप मुझे उनका आंसर कीजिएगा यहाँ पे। एक तो बच्चों ने पूछा है कि मोस्ट ऑफ एमसीक्यूज जो है, 100% ऑफ एमसीक्यूज जो है वो किस तरह ठीक करें, सारे के सारे, उसका क्या टिप है? आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा सॉरी, वो म्यूट हो गया था। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो भी एमसीक्यू होता है ना, उनमें की पॉइंट होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर एक मुश्किल एमसीक्यू है तो उसमें एक की पॉइंट होता है। अगर एक आसान एमसीक्यू है तो उसमें 3 से 4 हमारे पास की पॉइंट होते हैं। तो उन्हीं की पॉइंट से हमने उस एमसीक्यू को पकड़ना होता है। तो वो की पॉइंट हम कैसे समझें, कैसे उनको याद करें, वो हमें प्रैक्टिस से होते हैं। हमारे पास पास्ट एमसीक्यूज जितने भी होते हैं, मतलब जैसे मैट हेल्पर का बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने क्या किया, उसने ईयर्स वाइज हमें पास्ट एमसीक्यूज दिए हुए हैं वहाँ पे। अगर वहां से एक बार बंदा प्रैक्टिस कर लेना तो उसकी इतनी ग्रिप बन जाती है कि वो अगली बार जब प्रॉफ में जाके बैठता है ना, उससे इतने एमसीक्यू आसान लग रहे होते हैं। वो एक एमसीक्यू पढ़ रहा होता है, उसके जहन में पहले ही आंसर आ रहा होता है, हाँ मैंने ये ऐसे किया था। तो उसके जहन में वही टॉपिक आ रहा होता है, ठीक है ये टॉपिक आ गया, ये ठीक है, ये वाला पॉइंट मिल गया मुझे, अब इसका नीचे यही आंसर होगा। अभी वो पढ़ रहा होता है, उसके माइंड में पहले ही आंसर आया होता है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस इतनी की होती है और उसने इतना अच्छे से वो मतलब उसके बाद रीड किया होता है, खुद ही उसके माइंड में आंसर आ जाता है। तो प्रैक्टिस पास्ट एमसीक्यूज की अगर आप वो कर लेते हैं तो आपके 100%, 95% तो कहीं नहीं जाते ना एमसीक्यूज आपके, 95% तो मैं लिख के जाता हूँ, कहीं नहीं जाते। ठीक है नॉन भाई, दूसरा क्वेश्चन है कि स्मार्ट स्टडी कैसे करें डिस्टिंक्शन के लिए, डिस्टिंक्शन लेवल प्रिपरेशन के लिए टिप्स बताएं। उसके लिए यही है, उसके लिए भी सेम यही है कि आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, उनको नहीं छोड़ना आपने। आपने ये नहीं करना कि मतलब कि हाँ मैंने डिस्टिंक्शन लेनी है तो मैं सारे टॉपिक कर लूँ, मैंने कोई टॉपिक स्किप नहीं करना। तो इससे क्या होता है कि आप जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो भी छोड़ के बैठे होते हैं, और दूसरा भी आपको याद नहीं होता, और एंड पे आप तंग हो रहे होते हो। तो एक चीज़ है ही नहीं, एक कोई चीज़ लिखी हुई है बुक में, वो होती ही नहीं है, मतलब बहुत रेयर है। कोई 0.1% कोई उसके केसेस आते हैं पूरी दुनिया में। तो वो टीचर भी नहीं उस चीज़ को फोकस करते, ना टीचर वो पेपर में देते हैं। जो चीज़ें पेपर में आ रही होती हैं वो कॉमन चीज़ें होती हैं। तो आपने करना ये होता है कि जो आपके पेपर में चीज़ें आई हुई हैं पहले, जो ऑन रिपीट हैं, बार बार आ रही हैं, उनको आप 4 से 5 बार पढ़ा हुआ हो आपने, और बाकी जो नहीं है आप वो भी पढ़ें। लेकिन आपने उन पे इतना फोकस नहीं करना। आपने ये नहीं कि आप उनको भी 4 5 बार पढ़ रहे हो और कोशिश करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप दूसरी भुला के बैठ जाते हो और वो भी याद नहीं हो रही। आप जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छी तरह पढ़ें, और जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनको आप 1 से 2 बार रीड दे दें, कि अगर उसमें से कुछ आता है एमसीक्यू पॉइंट तो आप वो कर लें। वरना उसमें से बहुत रेयरली कभी कभी एक एमसीक्यू आ जाता है। तो ट्रिक यही है कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक से फोकस फोकस करें, इंपॉर्टेंट चैप्टर से फोकस करें, और जो हमारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कभी आए ही नहीं है, उन पे आप अपना टाइम ना ज़ाया करें। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है कि पढ़ते हुए जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो किस तरह मेंटेन करें मैक्सिमम इफेक्टिवनेस के लिए? आपने बस यही होता है कि कुछ लोग होते हैं वो बैठ जाते हैं कि बस पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, पढ़ना ही है और कुछ नहीं करना। तो उससे क्या होता है कि आप खुद को तंग कर रहे होते हो। आप रेस्ट भी करो, पढ़ो भी। अगर आपकी कंसंट्रेशन नहीं हो रही किसी टाइम, तो आप साइड पे चले जाओ, जगह चेंज कर लो, रूम में बैठे हो बाहर जाके बैठ जाओ। तो ये नहीं होता कि मतलब आप जगह बैठ गए हो तो बस अब मैंने इधर ही बैठ के पढ़ना है, नहीं मैंने नहीं टाइम नहीं ज़ाया करना, मैंने उठना ही नहीं है इधर से, इधर ही बैठा हूँ, नहीं। जब तक आप अपने आप को काम नहीं करोगे, अपने आप को ठंडा नहीं रखोगे,
तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो आप अपनी जगह चेंज करें, ठीक है? उसके बाद अगर रेस्ट की ज़रूरत है, आप रेस्ट करें। अब आप दिन को सारे दिन जाग रहे हैं, रात को भी जाग रहे हैं, 3-4 घंटे सो रहे हैं, तो आपका दिमाग ही नहीं काम करना। आपको नींद आई होगी, आपका उल्टा टाइम ज़ाया हो रहा है। आप हर वक़्त नींद में बैठे हुए हो। अब 4 घंटे तो आपने सो लिया, उसके बाद आप अगले जो 6-7 घंटे बैठे, वो भी आप नींद में बैठे हुए, तो फ़ायदा तो नहीं है, वो 6-7 घंटे भी ज़ाया हो रहे हैं आपके। अगर आपको नींद आई है, आप आराम से 7-8 घंटे, 6 घंटे जितना आप सोते हो, आप सो लो। उसके बाद उठ के अपना पढ़ना शुरू करो। ज़्यादा जो कंसंट्रेशन यही होता है कि हम अपने माइंड को रिलैक्स नहीं कर रहे होते। माइंड में मतलब वही है, हम जागी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, तो माइंड हमारा बिल्कुल फेड अप हो जाता है और किसी चीज़ पे हम फ़ोकस नहीं कर पा रहे होते। एंग्ज़ायटी अलहदा होती है। तो रेस्ट और अपनी जगह चेंज करो, अपने आप को काम रखो। अच्छा तो भाई एक क्वेश्चन है कि पैथो का पेपर जो है उसकी लेंथ जो है वो टाइम के हिसाब से मतलब कंप्लीट हो जाता है या पेपर को टाइम एडजस्ट करना पड़ता है? पैथो का पेपर जैसे मैंने आपको बताया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि ये मैंने सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा के बताए, उसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसका मतलब हम लिखने बैठ जाएँ और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। सबके 1, 2, 3 पॉइंट थे। जैसे कॉजेज़, रिस्क फैक्टर लिखो और उसकी टाइप्स लिख दो। 2 नंबर का वो है, 2 नंबर का वो, 2 नंबर का वो है। अभी जैसे हॉजकिन लिम्फोमा की टाइप्स लिखो, टाइप्स मतलब लिम्फोमा की टाइप्स लिखो, 2 टाइप्स हैं उसकी, हॉजकिन, नॉन हॉजकिन। 1.5 नंबर का ये आंसर था। अब इस पे लिखने में कितना टाइम लग जाएगा हमें? अगर आप वो लिखने बैठ जाओ, हॉजकिन होता है, उसमें रीड्स ट्रांसफर सेल होते हैं, उसमें नहीं होते, तो उसने पूछे नहीं है वो। उसने आपसे पूछा टाइप्स लिखो, तो आप टू द पॉइंट लिखो। अगर आप ज़्यादा लिखने बैठ जाओगे उसके नंबर नहीं होते। जो टू द पॉइंट पूछा वो टू द पॉइंट लिखो तो वो भी ठीक है, अगले वो ठीक कर देते हैं। तो हमारा टाइम जो होता है नहीं बचता है तो हम वो एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश करते हैं तो इसलिए होता है। तो टाइम का इतना मसला बिल्कुल नहीं होता इसमें। 3rd ईयर में होता था क्योंकि वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट नहीं होता था, कुछ ऐसा मतलब क्लिनिकल नहीं होता था। अभी जो क्लिनिकली ओरिएंटेड पेपर होगा आपका स्पेशल पैथोलॉजी का, तो इसमें बिल्कुल टाइम का इश्यू नहीं होता। आपने बस टू द पॉइंट लिखना है, आपने आधा घंटा पहले ही कर लेना है, टाइम ज़ाया नहीं होता है इस पे, ज़्यादा टाइम मतलब लेट नहीं होता। अच्छा तो भाई ये कुछ चैट बॉक्स के अंदर क्वेश्चंस आए हैं वो भी एड्रेस कर दें। एक ने पूछा है कि मीडियम और बिग रॉबिन्स पे कमेंट कर दें कि कौन सी बेहतर होगी, क्योंकि इसी का पार्ट है कि पैथोजेनेसिस बहुत ज्यादा लिखी होती है रॉबिन्स में। जीन म्यूटेशन वगैरह और पाथवेज भी लिखे होते हैं, तो इनमें से क्या हुँ। पिक करना होता है? पैथोजेनेसिस में बहुत ज़्यादा लिखी होती है। अब जीन म्यूटेशंस जैसे हैं तो आपने अगर बैठ जाएँ ए टू ज़ेड याद करने तो वो सारी याद नहीं होती। तो आपने जो मेजर है ना उसमें, तो मेजर पे फ़ोकस करना होता है कि अगर एक में है उसमें वो कह रहा है P53 है, तो आपने उसमें P53 को याद रखना है। उसके बारे में आपने ये नहीं कि उसका पाथवे पूरा याद करने बैठ जाएँ, बिल्कुल भी नहीं। आपको जीन के नाम याद होने चाहिए बस। वो भी जो इम्पोर्टेंट जीन है, जिसके मतलब वो स्पेसिफिक है, वो कहता है कि जो मेन कैरेक्टर है इसमें P53 का है, तो आपने वो एक जीन याद रखना है। बाकी इतने सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं होती है उसमें। और जो पाथवेज़ लिखे होते हैं, पाथवेज़ बहुत ही रेयर आते हैं, बहुत ही रेयर आते हैं। उसका आपने बस कॉन्सेप्ट लेना है, कि एक चीज़ है, ऐसे-ऐसे हो रही है, बस कॉन्सेप्ट लेना है। आपने बैठ के उसको जैसे बनाना शुरू नहीं कर देना कि ये पाथवे है, मैं बना-बना के याद करूँ, बिल्कुल नहीं। आपने कॉन्सेप्ट लेना है, उसके एबीसी बस। अब ज़रूरी नहीं कि उसका वहाँ पे 10 पार्ट लिखे हैं, तो आप 10 को ही रट्टा लगाएँ, नहीं आपने उसमें से समरी करके उसके 3-4 पॉइंट बना के जैसे आपको याद हो रहा है, वो आपने अपने माइंड में रख लेने हैं, वहाँ जाके आपने वो लिख देने हैं, आपके नंबर वो पूरे ही देगा। रट्टे वाला सीन नहीं है इधर, मतलब कि वो पाथवे है तो उसको फुल वैसे रट के लिखना है, नहीं, बस आप कॉन्सेप्ट लो, जो-जो पॉइंट हैं, उनको अपनी वर्डिंग में करो और लिखो। ठीक है, और एक और लास्ट क्वेश्चन है उसके हमारा बाद कि अगला पैथोमा के लिए गाइड करते हैं, ये बुक कैसी है? हाँ जी आवाज आ रही है। हेलो, हाँ, आगे पैथोमा वाला आ गया आप। जी जी हाँ जी, आ पैथोमा रही है। वाला। पैथोमा का मैंने पहले आपको बताया कि पैथोमा आपके एमसीक्यू तकरीबन 90% एमसीक्यूज़ जो होते हैं ना आपके फिर प्रॉफ में, पैथोमा आपके कवर करा रही होती है, एमसीक्यूज़ 90%। और उसके बाद जो एससीक्यूज़ होती हैं, वो भी तकरीबन करवा रही है, लेकिन जब बात आ जाती है मॉर्फोलॉजी की और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, तो वो बिल्कुल ही नहीं कराती पैथोमा। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ता है कि जो हमारे इम्पोर्टेंट मॉर्फोलॉजीज़ हैं
तो वो आपको रॉबिन से करनी पड़ती हैं। तो अगर जिसने पथोमा पढ़ी है तो अब वो अगर परेशान हो रहा है कि मैंने पथोमा पढ़ लिया, मेरा क्या बनेगा, तो बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा करें कि पथोमा को जैसे आपने किया है वैसे कैरी रखें, और साथ में जो आपने मॉर्फोलॉजीज हैं वो आप कोशिश करें कि एक वो जो पास्ट में आई हुई है ना, ज़्यादा नहीं, जो पास्ट में आई हुई हैं और जो इम्पोर्टेंट है, जो आप सैंडर्स में देख लें, जो सैंडर्स में आई हुई हैं बाकी कॉलेज के, वो वाले मिला के आप मॉर्फोलॉजीज अगर कर लेते हैं और साथ में पथोमा कर लेते हैं तो आपका पेपर कहीं नहीं जाता। आप ये भी करके आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो पैथोमा भी अच्छी बुक है, पेपर करा सकती है, और साथ में अगर आप मॉर्फोलॉजी रॉबिन से कर लेते हो तो। भाई एक और क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिएगा काइंडली, कि इरफान और रॉबिन्स से मॉर्फोलॉजी कर लें तो ठीक है। इरफान और रॉबिन में से जी। इरफान में मॉर्फोलॉजीज लिखी हुई हैं, लेकिन उसने ना बहुत स्किप किया हुआ है, बहुत ज़्यादा स्किप किया हुआ है। तो अब जो बाकी मतलब इतने टॉपिक्स हैं उनमें तो मॉर्फोलॉजी की जरूरत नहीं होती। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कर रहे थे, मैंने पहले पहले उसी की डाली थी, तो वो उसने लिखी ही नहीं हुई वहाँ पे, इरफान ने। तो मैंने जब शुरू में बताया था बुक्स के बारे में, तो मैंने आपको कहा था जब इरफान करते हो तो उसमें मॉर्फोलॉजीज बिल्कुल भी सही नहीं लिखी हुई। तो आपको जो मॉर्फोलॉजीज हैं, सारी नहीं, जो इंपॉर्टेंट है, जैसे हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की हो गई, एंडोमेट्रियोसिस की हो गई, सेमिनोमा की हो गई, उसके आपने सारा सारा नहीं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे हमने वहाँ डिस्कस किए थे कि सारा नहीं याद करना होता, ये पॉइंट याद करने होते हैं। तो वो पॉइंट अगर आपने इरफान मसूद के साथ लिख लेते हो तो वेल एंड गुड, कहीं भी नहीं जाता आपका पेपर। मैंने भी इरफान मसूद की थी और साथ में रॉबिन से मॉर्फोलॉजीज की थी, तो मेरी तो अच्छे मार्क्स आए थे। मेरे एमसीक्यूज जो थे वो भी मैं तकरीबन 4 जो थे, कोई एक या दो गलत हुए थे, एमसीक्यूज मेरे सारे सही हुए थे। तो इरफान अच्छी बुक है, अगर आप रॉबिन से साथ में मॉर्फोलॉजीज कर लेते हो, वो भी इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजीज है, वो कर लेते हो। ठीक है नुमान भाई, इससे पहले कि हम लोग एंडिंग की तरफ जाएं, मैं आप थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और साथ में आपको मैं एक सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना चाहूंगा एजुकेटर 360 की तरफ से, फॉर योर जो है मतलब डिलीवरी ऑफ सच नाइस वेबिनार। तो इसके थैंक यू सो मच नुमान भाई फॉर योर हेल्प। और आई होप कि सारी ऑडियंस जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं उन सबको कोई बहुत बेनिफिट होगा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन लोगों को क्लियर हुई होंगी। तो नुमान थैंक यू। भाई कोई कोई चीज़ और इस तरह की है जो आप ऐड करना चाह रहे हैं? बस मैं क्योंकि यही अगर बच्चों को यही बिल्कुल वाइंड कहूँगा अप। कि आप ना जी। जो एमसीक्यूज हैं उनकी प्रैक्टिस लाजमी करें, उनकी प्रैक्टिस लाजमी करें। वो अगर उनकी प्रैक्टिस करके जाते हैं तो मैं जैसे पहले बोल रहा था, या स्टेटमेंट अभी पढ़ रहे होंगे तो इनके माइंड में पहले ही आंसर आना शुरू हो जाएंगे, ये स्टेटमेंट है, इसका ये की पॉइंट है, तो ये आंसर होगा नीचे। तो प्रैक्टिस लाजमी, ये प्रैक्टिस करें और फिर जब पेपर दे के आए फिर हमें बताएंगे खुद ही ये कि प्रैक्टिस से ना कितना फ़ायदा हुआ है। और कोई बुक ना उठाएं, मैट हेल्पर उठा लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें। और साथ में ये जो हमारे कीज होती हैं वो एंड वाले डेज पे, पेपर से एक दिन पहले वो देख लें, तो ये खुद ही बताएंगे हमें आगे एंड वाले दिन पे कि हमें कितना फ़ायदा हुआ है। और दूसरी बात, मॉर्फोलॉजी सारी सारी नहीं पढ़नी होती, बिल्कुल नहीं पढ़नी होती सारी सारी। उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाओ जो याद करने वाले हैं, जो बाकी से डिफरेंट है, और वो याद करें, बस। चलें, थैंक यू सो मच नुमान भाई फॉर सच अ नाइस वेबिनार, एंड आई थैंक थैंक यू। एवरीवन। बाकी सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ज्वाइन किया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।